बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी के तमाम नाजरीन को अली सलमान एक मरतबा फिर इस जश्न PSL में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात तक 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं आपके लिए, कि जहाँ पे बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और जानना चाहते हैं वो वजूहात कि क्या वजूहात थी कि कोई टीम अच्छा क्यों कर खेली और क्या वजूहात थी कि कोई टीम जो है वो ख़राब क्यों खेली और उसको फिर उस मैच में शिकस्त का सामना करना क्यों पड़ा। आज मैच खेला गया जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान, और आज इस मैच में क्या हुआ इसकी तफसीलात जानेंगे अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से। और आपको मालूम है कि रोजाना की तरह हमारी इस महफिल की जीनत होते हैं पाकिस्तान के दो चमकते दमकते सितारे कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम अपनी उम्दा कारकर्दगी से ना सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम जो है उन्होंने बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम को रोशन किया, बल्कि साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी उनमें से एक ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया। और कहीं जहां उनको बॉलिंग का मौका मिला उन्होंने पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग से मैचेस जितवाए, जहां उनको बैटिंग करने का मौका मिला चाहे लोअर ऑर्डर में पाकिस्तान को जरूरत थी वो चट्टान की मानंद डट गए, और जहां टॉप ऑर्डर में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन फेल होते नजर आए वहां पे उन्हें अपनी उम्दा कारकर्दगी से कि बता दिया, जिसके बाद उनके कप्तान इमरान खान कहने पे मजबूर हो गए कि तौसीफ वे इज द सेफ वे। तौसीफ भाई को हम यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा पे। तौसीफ भाई वेलकम टू द शो। शुक्रिया। और जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, इनका नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मैंने कल भी कहा था कि हमारी नौजवान नस्ल को इन प्लेयर्स के बारे में जानना चाहिए, हमारे एनालिस्ट को जानना चाहिए, हमारे एंकर्स को जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि जब आप क्रिकेट की वेबसाइट देखेंगे तो आपको इनके बहुत कम मैचेस नजर आएंगे, लेकिन आप क्रिकेट को फॉलो करेंगे, किसी पुराने क्रिकेटर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे जबरदस्त हीरे थे कि जिनको मौके नहीं मिल सके, या तो इनकी किस्मत की कुछ ऐसी खराबी थी, या आपसी की कोई सियासत थी, या ऐसी कोई चीजें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके, या शायद इस वक्त खिलाड़ियों का पूल ऐसा दस्तयाब था कि जहां इनको मौके नहीं मिल सके, क्योंकि कुछ बड़े खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, शायद इसलिए उनको इतने मौके नहीं मिल पाते क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली महमूद हामिद साहब। महमूद भाई कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने कल प्रेडिक्ट किया था लाहौर कलंदर मैच जीतेगी और आज लाहौर कलंदर्स ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। जी हाँ, बिल्कुल। जो वे ऑफ प्लेइंग था पहले मैच के अंदर, जिस तरह इन्होंने अपना एक मोमेंटम तोड़ा, जो हारने का मोमेंटम था इनका पहला मैच, वो 2021 के PSL के अंदर उन्होंने पहला मैच जीत के, तो एक लग रहा था। और जिस तरह की मुझे इनकी बॉलिंग और हफीज़ की जो फॉर्म मुझे नज़र आ रही थी, तो वो आज वो शो किया उन्होंने कि यस हम बहुत अच्छे हैं, और स्ट्रेटजी उनकी बेहतर थी, और जिस तरह अटैक किया हफीज़ ने, और टोटली मैं जो कहूँगा क्रेडिट जो है वो आज के मैच का टोटली हफीज़ को जाता है कि जिस तरह द वे ही प्ले, और जिस तरह उसने फ़खर को भी खिलाया, क्योंकि कप्तान ने जिस तरह की बैटिंग स्टार्ट की थी तो उन्होंने कहीं नहीं छोड़ा था, क्योंकि डॉट बॉल बहुत खेल गए थे वो तो। लेकिन पहले एक समरी डालते हैं, लेकिन तौसीफ भाई से पूछते हैं कि तौसीफ भाई आपने फिर क्यों कहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स? आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये एक बैलेंस टीम बना सकते थे, और आपने देखा कि पहले मैच से हमने जो बात की थी और उस पर शायद हमारी आवाज़ सुनी या और लोगों ने भी कही थी ये बात कि सरफराज को ऊपर नहीं आना चाहिए, तो फिर इतनी जल्दी चेंज भी नहीं करना चाहिए था। खाली जब आप उस पर जा रहे हैं तो फिर अपना करें ना, फिर यानी कि कहने पे किसी के अगर आप चेंजिंग लाएंगे या लोग, तो वो तो बेकार है, वो तो टीम डिस्टर्ब हो जाएगी। और फिर ये तो आप वो पुराने ज़माने की वो सासे बन गए कि आटा गूंदते हुए हिल क्यों रही हो। अगर पहले एक तरफ कह रहे हैं ओपन नहीं करना चाहिए था, दूसरी तरफ कहते हैं कि ओपन से हटाना नहीं चाहिए। नहीं, आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि कहने पे किसी के चेंज करना तो नहीं है। आप जिस कॉन्फिडेंस से गए हैं पहले मैच में, तो क्या हुआ, अगर आपसे नहीं हुए रन तो आप फिर चले जाएं। फिर आपने कुर्बान कर दिया बच्चे को, अयूब को कुर्बान कर दिया ना। अब आपने पिक ही ऐसी की हैं जिससे कि आप मैं पिक पे जरूर आऊंगा, क्योंकि आप सिंध की टीम के साथ बहुत एसोसिएट रहे हैं, और इस तरह महमूद भाई भी काफ़ी सिंध की टीम को इन्होंने भी काफ़ी फॉलो किया होगा। आइए नाज़रीन एक नज़र डालते हैं ज़रा इस मैच की समरी पे कि इस मैच में आखिर हुआ क्या। ये अब से थोड़ी देर के बाद आपके सामने स्क्रीन पे आएगी मैच समरी। 178 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और 6 विकेटों के नुकसान पे क्रिस गेल 68 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की जो इस PSL का पहला मैच खेल रहे थे। उसके बाद फिर फ़खर जमान ने 82 रन की नॉट आउट इनिंग खेली,
और मोहम्मद हफीज़ 73 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और इस तरह 9 विकेटों से कामयाबी हासिल कर गई यहाँ पर लाहौर कलंदर्स की टीम। और अगर हम स्टैट्स में बात करें तो दोनों टीमों के दरमियान अब तक जो है इस मैच से पहले तक 10 मैचेस खेले जा चुके थे। 5 कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीते थे और 5 मैचेस जो थे वो जीतने में कामयाब हुई थी लाहौर कलंदर की टीम। तो इस तरह यहाँ छठी कामयाबी हासिल की है और अपनी इक्वेशन को किसी हद तक बेहतर कर लिया। तौसीफ भाई, अभी हम देख रहे हैं किस तरह 9 विकेटों से जो है वो कामयाबी हासिल कर गई लाहौर कलंदर की टीम। आप ये कह रहे थे इससे जब मैं दिखा रहा था इससे पहले कि जो पिक है एमर्जिंग प्लेयर्स की पिक वो हमेशा से कोयटा ग्लैडिएटर्स की ऐसी क्यों रहती है कि एक को लाजमी खिलाना है और एक को लाजमी बाहर बिठाना है, क्योंकि जो लोग ग्राउंड से बाहर हैं, जो टीम स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है, उनको भी पता होता है कि एक पिक इनकी हमेशा ऐसे ही होती है। यार ये आज से नहीं चल रहा और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे इस टीम से इस टीम में बहुत, जिसे कहना चाहिए, बहुत ख़राबियाँ की हैं हर लिहाज से। ठीक है, पहुँचे हैं फाइनल में अपनी जगह, बट आप अगर देखें ना, आज भी आप देखें बैटिंग ऑर्डर, अगर अनवर अली को खिलाया भी था, आपको पता ही है अनवर अली की पेस इतनी नहीं, लेकिन आप उससे बैटिंग में चांस ले सकते थे। 2-3 प्लेट जो है पैड करके बैठने चाहिए, क्योंकि बीच में फिर आपको छक्कों की ज़रूरत होती है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आपको चेंजेस करनी चाहिए थी। उसके खिलाने का फ़ायदा आपको कुछ नहीं हुआ अनवर अली का। आपने जो कहा ना पिक की बात की, किस को ख़राब नहीं किया, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बातें कि लड़के, इवन मैंने अभी सुना है कि 1-2 लड़के जो काफ़ी पुराने हैं वो भी उसी क्लब में जाकर खेलने की कोशिश कि शायद हमें चांस मिल जाए। देखिए, इस तरह क्रिकेट नहीं होती है। आप लड़कों को डरा धमका के अगर इस तरह खिलाना चाहते हैं तो ये नहीं इस तरह होती क्रिकेट। आपने बच्चे को खिलाया, ले लिया और उसके बाद आपने उसको, मेरा ख्याल है कि गंदा ही कर दिया एक लिहाज से। आप, मैं समझता हूँ उसको गंदा किया आपने इस जगह पे खिला के। क्यों? आखिर ऐसा ना करें। फिर पिक आपने इसे वो खेलेगा आप, इमर्जिंग है। एक आपका जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर बाहर बैठा हुआ है, आरिश अली खान। हाँ, आरिश पिछले साल भी बाहर ही बैठा है वो। पिछले साल भी बाहर। पिछले साल तो महमूद बाहर बैठना उसका समझ में आता था, क्योंकि उसका जो कॉम्पिटिटर था इमर्जिंग कैटेगरी में वो आजम खान था। ऑब्वियसली आजम खान की लाइकिंग भी है और आजम खान की अब जिस तरह वो फ्लरिश कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी है। लेकिन इस साल आपको लगता है कि, मतलब क्विकली मैं जरा इस टॉपिक को समअप भी करूंगा, आपको इस साल लगता है कि जो इनका पिक होता है एमर्जिंग का वो बेहतर होता है? दूसरी टीमों के अगर आप पिक देखें एमर्जिंग के तो वो दोनों को ही मौके मिलते हैं, यहाँ पे एक बैठा रहता है और एक खेलता नजर आता है। बिल्कुल, क्योंकि देखें आपने आरिश को फिर लिया है, आपके पास नवाज भी है, आपने जाहिद को भी लिया है। अब इनके प्रेफरेंस के ऊपर आप इसको तो आरिश को तो नहीं खिलाएंगे ना, तो डेफिनेटली एक आपकी जो पिक है साइम, उसको खिलाना पड़ेगा मजबूरन। अब मसला ये है कि किस जो पिक आपने ली थी एमर्जिंग के लिए, वो आपने कंपोजिशन, जो अपनी टीम की कंपोजिशन आप बनाते हो, जो कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, उसके हिसाब से ली थी। मैं नहीं समझता कि उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ये पिक है और ये इनको बहुत कॉस्ट करेगी ये, क्योंकि एक लाजमी एमर्जिंग खिलाना है आपको। अब इस प्लेयर को कहाँ पर यूटिलाइज़ करें? नीचे खिलाएं, ऐसी बॉलिंग है कि आज जिस तरह की हिट वो मार रहे थे, उन पर प्रेशर मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, उनसे मिडिल नहीं हो रही। और आपने उस बॉलर के अगेंस्ट जो शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त नंबर 1 चल रहा है, जो मुश्किल कर रहा है हर बॉलर्स को, बैट्समैनों को, आपने उसके अगेंस्ट उसको बच्चे को आपने भेज दिया, स्ट्रगल करते वो एक्सपोज हुआ वहाँ पे। तो जब इतना प्रेशर आप आ जाएगा उस बच्चे के ऊपर, आज ओपन करा दी, कल आप उसको ले आएंगे 6ठे नंबर के ऊपर, वहाँ पर स्लॉगिंग टाइम होगा, वहाँ पर उससे छक्के नहीं लगेंगे, वहाँ और उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो आपने गलत, मेरे ख्याल से गलत पिक कर दी है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि एज ए एमर्जिंग एक प्लेयर का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा यहाँ। अली देखिए, मैं आप एक बात बताऊँ, किस को ख़राब नहीं हुआ। कुछ टाइम पहले ही एहसान अली आपका मेन पाकिस्तान खेला, किधर है वो, किधर चला गया? साद अली किधर चला गया? मोहम्मद हसन किधर चला गया? मतलब ये लड़के जो पाकिस्तान को टच कर रहे थे, ये अभी नज़र ही कहीं नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत ज़्यादती है हर किसी के साथ। मैं समझता हूँ कि इस बारे में ऑनर को सोचना पड़ेगा आप, क्योंकि आप किसी के हाथ पे छोड़ देते हैं कि इस आप बनाएंगे टीम या जो कुछ भी होगा 1-2 आदमी का, वो बहुत गलत चीज़ है। आप जो है एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी इलाके को और उस जगह को आप कोयटा का नाम दिया है, तो फिर तो काम करना चाहिए ना इस लिहाज से। आप ये नहीं कि ये हार गए इस वजह से। फिर एक चीज़ और जो मैं बहुत ज़रूरी कहूँगा, अच्छा मैं वापस आके पूछता हूँ ज़रूरी चीज़ आपसे, क्योंकि महमूद भाई का भी इनपुट मैं इसमें ज़रूर लूँगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हुई है और कोयटा के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो टीम नज़र आ रही है कि इसने बड़ा अच्छा आगाज़ किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस टीम का जो ग्राफ है वो नीचे आता नज़र आ रहा है। और जो वजूहत है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हमें क्रेडिट देना होगा लाहौर कलंदर्स की टीम को भी कि उसने आज बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल
हासिल की है। आज क्रिस गेल ने जनाब निफ्ट सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन क्रिस गेल की सेंचुरी से एक बड़ी दिलचस्प बात जुड़ी हुई है। वो क्या है वो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि आज क्रिस गेल ने बड़ी जबरदस्त एक 68 रन की इनिंग खेली, 40 गेंदों का उन्होंने सामना किया। लेकिन उनकी इस निफ्ट सेंचुरी से एक और जबरदस्त और इंटरेस्टिंग बात भी जुड़ी हुई है, वो ये कि आज उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से खेलते हुए लाहौर कलंदर के खिलाफ निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। लेकिन 16 फरवरी 2016 को उन्होंने लाहौर कलंदर की जानिब से खेलते हुए कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ 34 बॉलों पर 60 रन स्कोर किए थे। और ये दो वाहिद ही निफ्ट सेंचुरियां हैं जो अब तक अपने उन्होंने पूरे PSL के कैरियर में स्कोर की हैं। तो जिस टीम से भी खेलते हैं सामने वाली टीम के खिलाफ निफ्ट सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं क्रिस गेल। मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, साथ साथ हमारे साथ एक बड़े जबरदस्त और स्पेशल गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनको भी हम यहाँ पे टेलीफोन लाइन पे से थोड़ी देर के बाद खुश आमदीद कहेंगे। तो तौसीफ भाई, अच्छा मुझे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री के कामयाब तरीन बैट्समैन कि जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में PSL के टॉप स्कोरर होने का अवार्ड भी हासिल किया। 1537 रन मजमूई तौर पर वो स्कोर कर चुके हैं। 44 उनके जो है विकेटों के पीछे डिसमिसल हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन कामरान इकबाल। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली भाई? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तौसीफ अहमद साहब, महमूद हामिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई, महमूद भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामी बताइए कैसा जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि जो इब्तिदा थी इसकी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। लोग चाहते थे कि बड़े स्कोरिंग में हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले, इब्तिदा में लोअर स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले, और फिर पेशावर ज़ल्मी की भी जो इब्तिदा है ज़्यादा अच्छी नहीं रही। देखिए, अभी तो सलमान भाई एक ही मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी का, तो अभी तो स्टार्ट है, तो लो स्कोरिंग तो नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि बैटिंग जो करनी चाहिए थी टेक्निक वाइज और मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से बैटिंग नहीं हुई किसी टीम से भी शुरू के मैचों में। जो फॉर्म में उन्होंने जिनकी टेक्निक बेहतर थी उन्होंने करके दिखाया। जैसे आज भी मैच देख लें, हफीज की, फखर की, क्रिस गेल की, सरफराज की बैटिंग जबरदस्त हुई है। लेकिन जो 2 दिन मैचेस हुए हैं, ठीक है, उसपे इतनी अच्छी बारी नहीं हो सकी, बड़ा स्कोर नहीं हो सका। बॉलिंग को भी क्रेडिट देना चाहिए, बॉलर्स भी खेलने आए। जरूरी तो नहीं बैट्समैनों ने 200 टीम का करना, 190 करना 20 ओवर में। बॉलरों को भी क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। ठीक है। अच्छा कामी, आपने जब इनिंग का आगाज किया इमाम के साथ तो शाहीन आफरीदी ने जो स्पेल किया, आपको कैसा लगा वो स्पेल, और जो पिच की जो सूरत हाल है उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या पिच मुश्किल थी या शाहीन आफरीदी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त? देखिए, शाहीन अफरीदी तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर भी है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा था और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। नया बॉल मेरे ख्याल से इस वक्त अगर सारी टीमों में आप देखें तो शाहीन से बेहतर कोई भी नहीं कर रहा और ब्रेक थ्रू भी दिलवा के दे रहा है। उसको खेलना बड़ा एक आर्ट होना चाहिए एज ए ओपनर, जो मेरे ख्याल से हम लोग खेल नहीं सके उसका स्पेल। उसने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की है। फिर उसके साथ राशिद खान ने जैसे बॉलिंग की है, तो वो देखें सिर्फ 8 ओवरों में 28 रन हुए हैं इन 2 बॉलरों को। तो मेरे ख्याल से T20 में जब 8 ओवरों में 28 रन होंगे T20 में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और कोई एक्सक्यूज नहीं है। विकेट कैसी थी जैसी भी थी, हमने खेलना। बाहर जाकर सीलिंग पिचेस भी मिलती है, बाउंसी भी मिलते हैं, हमें ये एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। हम लोग अच्छा नहीं खेले, इंशाल्लाह कल के मैच में अच्छा पेशावर ज़ल्मी खेलेगी। और शाहीन इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है, इस PSL में बेस्ट बॉलर है इस वक्त, मैं कह सकता हूँ। फजल महमूद कैप भी मिली उनको? जी बिल्कुल, डिजर्व करता है जैसे उसने बॉलिंग की है। ठीक है। महमूद, जिस तरह अभी कामरान ने भी कहा, कल आपने हफीज़ को भी सुना, आज आपने कामरान को भी सुना, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान के सीजन प्लेयर है, दोनों ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, दोनों ही टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। एज ए बैट्समैन आप क्या समझते हैं? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है कि एज ए प्रोफेशनल एनी टाइप ऑफ पिच कोई भी होगी कि देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, यू हैव टू परफॉर्म, चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस हों। कामरान बिल्कुल सही बात कर रहा है कि मैनेज करना पड़ता है आपको। वो मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पहले बॉल के ऊपर ही 1 विकेट मिल जाना, पर प्रेशर डेवलप हो जाता है। फिर कामरान खुद भी आउट हो गए तो ज़ल्मी के ऊपर प्रेशर पड़ा। फिर जिस तरह 8 ओवर में 28, तो पिच सच ऐसी नहीं थी, हल्का सा उसमें ज़रूर हल्का सा मॉइस्चर था जिसकी वजह से गेंद हो रहा था, सीम कर रहा था, अच्छा अंदर आ रहा था। तो वो उसकी लाइन और लेंथ भी बहुत अच्छी थी। अगर आप दूसरे एंड से देखें, वो जो दूसरा कब्बा फास्ट बॉलर वो भी उसका भी अच्छा सलमान का बॉल कैरी कर रहा था और अच्छा जा रहा था।
तो समटाइम ऐसा होता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल बात बिल्कुल सही है कि आपने परफॉर्म करना है। और अब आप देखेंगे, मैंने भी जैसे भी कहा था कि आगे चलते चले जाएंगे तो पिचेस का बिहेवियर डिफरेंट होता चला जाएगा और फिर और रन्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो बॉलर्स को भी बात है क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ठीक है। अच्छा कामरान, ये बताइए कि जब आपने अभी आप पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं, कई एमर्जिंग क्रिकेटर्स की हमने बात की, तौसीफ भाई ने बड़ी तफसील से बात की है एमर्जिंग क्रिकेटर्स की। आपको क्या लगता है, आप एक अरसे से 1995 से लोम्बार्ड अंडर 15 से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जब जो एमर्जिंग जो टैलेंट आ रहा है हमारे पास, उसमें फास्ट बॉलर बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्वालिटी के बैट्समैन ऐसे एमर्जिंग कैटेगरी में नजर नहीं आ रहे? क्योंकि हैदर अली की बहुत बात कर रहे थे, हैदर अली को खुद पेशावर ज़ल्मी नहीं समझ पा रही कि उसको किस नंबर पे खिलाएं, कभी उसको ऊपर खिलाते हैं, कभी मिडिल में खिलाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बैटिंग वाइज हमारे पास टैलेंट कम आ रहा है, फास्ट बॉलिंग में ज्यादा आ रहा है और स्पिनर्स भी एमर्जिंग कैटेगरी में ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे? देखिए, जहां तक मैं हैदर की बात करूंगा तो आप लास्ट ईयर भी उठा के देख ले, हमने उसको 3 या 4 पे ही खिलाते रहे हैं, 5 पे भी खिलाते रहे हैं, जहां टीम की जरूरत थी उसने वहीं पे जाके परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान टीम के लिए आया। अब उसको मेरे ख्याल से और बेहतर होना चाहिए। जब पाकिस्तान टीम खेल के आए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आए, एक डिफरेंट ही लगना चाहिए प्लेयर। जैसे अभी आप रिसेंटली देख ले, रिजवान को देख लें, क्या वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा, क्या कॉन्फिडेंस आया पाकिस्तान टीम से आया। हफीज जैसे खेल रहा है, जैसे बाबर खेल रहा होता है, तो ये क्लास नजर आती है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या खेल रहा क्या नहीं। तो हैदर अली को भी बड़ा क्विकली अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और पेशावर ज़ल्मी, मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी का मैं बोलूंगा उस पर बड़ा डिपेंड करते हैं। लास्ट ईयर उसने करके दिखाया और कॉन्फिडेंस पूरी टीम को, मैनेजमेंट को, हमारा ये कह सकते हैं शुएब मलिक के बाद ये बेस्ट प्लेयर है जो मैच विनर है, आप कह सकते हैं। तो ये चीज उसको मेरे ख्याल से पूरी कॉन्फिडेंस मिल रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। और अमर्जिंग फास्ट बॉलर डेफिनेटली बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। जैसे आप देखें, नसीम शाह आया था पिछले साल, 2 साल पहले हमारी टीम में, इमरान है, कराची की टीम में अरशद इकबाल है, वो देखें यहाँ पे सैम अभी कोयटा की टीम से लेफ्ट हैंड जो ओपनर है सैम अयूब, ये कितना जबरदस्त प्ले लग रहा है। ठीक है, लंबे रन नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है कि उसको खेलना आता है और जब टाइम स्पेंड करेगा तो ये अलग ही प्लेयर लगेंगे। तो अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अमर्जिंग प्लेयर्स, फास्ट बॉलर्स भी आ रहे हैं, अभी कई बेंच पे बैठे हुए हैं। हमारी टीम में भी, कराची की टीम में एक मैंने आज नेट पे देखा, अब्बास बड़ा जबरदस्त फास्ट बॉलर लगा है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप आती रहेंगी। मेन जो प्रोसेस है इस प्लेयर बनाने का अमर्जिंग, वो हमारी डोमेस्टिक है। वहां जाके लंबी क्रिकेट खेलें तो और बेहतर होंगे और पॉलिश होंगे। तौसीफ भाई से पूछते हैं, तौसीफ भाई, जिस तरह कामरान ने भी कहा कि जो प्लेयर बनाने का प्रोसेस है डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप डोमेस्टिक में कोचिंग भी करते रहे, सिलेक्शन कमेटी में भी रहे, आपको क्या लगता है कि प्लेयर को डोमेस्टिक में बनाया जाता है या आपको लगता है कि कुछ प्लेयर्स को दानिस्ता तौर पर जो बने उनको खराब भी कर दिया जाता है? मैं नहीं समझता। देखें, मैं बहुत फ़र्क है, ये कामरान बताएगा। इंटरनेशनल में एक तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़े होनी चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे प्लेयर देखे जो डोमेस्टिक में बहुत ज़बरदस्त खेलते थे, मगर जैसे इंटरनेशनल में गए वो फेल हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस, जो बात की है ना, कॉन्फिडेंस देना चाहिए प्लेयर को। अभी मैं आज ही मैच में देख रहा था, आप देखें कि बॉलर को मार पड़ी, ये दोनों यंग बॉलर थे, जाहिद था और वो दूसरों को मार पड़ी, मगर कप्तान जो है वो थोड़ा सा इतना एक्साइटेड हुआ था कि साफ पता चल रहा था कि वो पैनिक बटन दबा हुआ है। तो ये कप्तान की बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह लेके चलता है। ठीक है। अच्छा कामरान, ये फेज आप पर भी आया कि आप भी पाकिस्तान की टीम से बाहर हुए, फिर सरफराज ने परफॉर्मेंस दी, वो टीम में आ गए, लेकिन आपने डोमेस्टिक में मुसलसल रन्स करते रहे, परफॉर्म करते रहे। आपको इस वक्त क्या लगता है कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे सरफराज? क्योंकि हमने देखा कि वो इनिंग का आगाज करने भी आ गए, उनकी जो कप्तानी है उसके अंदर भी काफी फ्लॉज नजर आ रहे हैं। तो बतौर विकेट कीपर, बतौर सीनियर प्लेयर, बतौर डोमेस्टिक में आपने कैप्टनसी काफी की है, आपकी क्या फीलिंग है कि इस वक्त सरफराज कितने प्रेशर में होंगे? ये सरफराज को ऐसा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि वो माजी के सरफराज नजर आए? देखिए, सरफराज पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, कोयटा का बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, कप्तान भी है, 5 साल से कैप्टनसी भी कर रहा है। अब थोड़ा सा ना कूल डाउन रहना चाहिए सरफराज को, उसकी अपने लिए भी और टीम के लिए, और बॉलर से भी काम ले सकेगा। एग्रेसिव होगा फिर, अब बॉलर फिर वो समटाइम ना इतने वो खुद से इतने माफ हुए होते हैं, जब मार पड़ रही होती है कप्तान का प्रेशर आ जाएगा तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो सरफराज को फील्ड में ये करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और उसके अलावा जो उसकी अपनी फॉर्म है, देखें मैंने कहा ना कि वो रजवान को सामने रखे ना खेले, नहीं तो फिर जहाँ पे खेल रहा वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। वो सिर्फ ये सोचे अभी PSL अपनी कोयटा के लिए मैंने जिस नंबर पे खेलना है
चाहे वो 3 हो या 4 हो, ओपन पे मेरा नहीं ख्याल कि अभी सूटेबल होगा। अगर उसने ओपन करनी थी तो 2-3 साल पहले करता, उसके लिए भी अच्छा होना था, कोयटा की टीम के लिए भी अच्छा होना था और पाकिस्तान की टीम के लिए भी बेहतर होना था। वहां पे बारी नीचे करता गया जिसकी वजह से इसको नुकसान हुआ इसके कैरियर को। तो ये चीज समझ के मेरे ख्याल से वो कैप्टनसी करे, अब एक नंबर रखे, उसी नंबर पे चाहे जहां पे भी खेले, T20 या वनडे क्रिकेट, एक नंबर डिसाइड करना पड़ेगा, फिर जाके कॉन्फिडेंस भी आएगा और परफॉर्मेंस भी होती रहेगी। दूसरी चीजों के मतलब सोचता रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी, परफॉर्मेंस नहीं होगी, क्रिकेट की तरफ फोकस नहीं होगा। अच्छा कामी, आपने तो कहा कि सरफराज को, रिजवान को जहन में नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप अभी भी लोगों के जहनों में मौजूद हैं। हम देखते हैं कि अभी T20 की जब इब्तिदा हुई थी तो लोग समझते थे कि यंग लैग्स का खेल है ये, लेकिन हमने देखा फिर ब्रैड हॉग हुए या कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो उम्र रसीदा होने के बावजूद या एक्सपीरियंस होने के बावजूद बड़ा रन्स करते नजर आए, परफॉर्मेंस करते नजर आए। पाकिस्तान में हफीज़ को देखें, आपको देखें, शोएब मलिक को देखें, वहाब रियाज को देखें, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ऐसे ऐसे T20 में कारकर्दगी में निखार आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप ये जहन में है कुछ? देखिए अभी तो सलमान भाई सिर्फ PSL अभी कि मैं अपनी टीम के लिए सोचूं, जो खेल रहा हूं, जो क्रिकेट मिल रही है उसके मुताबिक सोचूं, ना कि मैं उसके बाद का सोचूं। जो खेल रहा हूं उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं होगी। और परफॉर्मेंस देखें, जो आपने कहा अभी यंग प्लेयरों को खिलाना चाहिए T20, मेरे ख्याल से यंग प्लेयरों को जरूर खिलाना चाहिए। विद परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस होगा डोमेस्टिक क्रिकेट का भी, PSL का भी, नेशनल T20 का, फिर जाके हम लोग कामयाब होंगे। हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं हम इंटरनेशनल क्रिकेट में? इसी वजह से कि कॉन्फिडेंस दे के और मैच्योर करके नहीं हम लोग ला रहे, ये लाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, अभी PSL खेल रहा हूँ, अभी रिजवान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है, सरफराज भी लाइन में है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह है कि अपनी तरफ से 100% है, लेट्स सी क्या होता है, डिपेंड है परफॉर्मेंस पे, सारी टीमें बननी चाहिए। ये नहीं कि मेरा नाम है या मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मुझे जरूर खिलाएं, मेरी परफॉर्मेंस होगी तो सिलेक्टर बेहतर बता सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जाते थे कि बिल्कुल आखिरी सवाल कि आपने इस अब तक मजमूई तौर पे 1537 रन स्कोर किए और गुज़िश्ता इनिंग में आपने बाबर आजम को पीछे छोड़ा, 1516 रन, टॉप रन गेटर्स हैं आप PSL के। तो क्या घर की बात घर में ही रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये खुशी की बात है कि जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, PSL के हाईएस्ट स्कोरर है, लास्ट मैच में बाबर बना था, पाकिस्तानी भी है और घर की बात घर पे भी रही, इससे बड़ी खुशी की है। थैंक यू सो मच कामरान अकमल, विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप पाकिस्तान के लिए इसी तरह से परफॉर्मेंस देते रहे। और बड़ी अच्छी चीज़ है महमूद भाई कामरान अकमल की ये कि हमेशा जब भी मेरी इनसे बात हुई है, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं टीम से बाहर हो गया, सरफराज आ गया, रिजवान आ गया, या इवन उमर अकमल भी विकेट कीपिंग कर रहा है। हमेशा इन्होंने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान को हमेशा इन्होंने फर्स्ट रखा है। शिकवे शिकायतें बेसिकली मैं उसकी बात से ये अखज़ किया है आज के एज ए प्रोफेशनल कि अपनी परफॉर्मेंस जो है वो करनी है और जो क्रिकेट खेल रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, रादर के आप अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे के लिए आपको फ़ायदा होगा। तो ये बड़ी अच्छी सोच है कामी की और परफॉर्मेंस मुसलसल हर जगह पे उसने की है। अगर PSL पूरा उठा के देखें हम पिछले लेकिन ज्यादती भी तो ये भी देखें ना, डोमेस्टिक वनडे में नहीं खिलाया उनको, अहमद शहजाद नहीं खेले। वो डेफिनेटली हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो कि ये तो इनके कोचेस भी बता सकते हैं कि क्यों नहीं रखा, क्या वजह थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीनियर प्लेयर्स का होना बड़ा ज़रूरी होता है, उससे यंगस्टर जो आते हैं वो सीखते हैं। मैं समझता हूँ एक एक करके आप लड़कों को रिटायर की तरफ लेकर जाते हैं, आप एक साथ सीनियर्स को हटाते हैं और यंगस्टर को ले जाते हैं तो वो सीख नहीं पाते, क्योंकि ग्राउंड के अंदर सीखना वो डिफरेंट होता है, बाहर सीखना एक डिफरेंट होता है। भाई अभी एक बात की है कामरान अकमल ने, उन्होंने कहा कि सरफराज को चाहिए कि रिजवान को जहन से निकाल दे। अब ज़रा मैं आपके एरा में आ जाता हूँ, जब आप ऑफ स्पिन किया करते थे तो आपके साथ एक से बढ़कर एक ऑफ स्पिनर था, जो खेल रहे थे वो भी अच्छे थे, जो बेंच पे थे वो भी अच्छे थे। इवन अगर बात करें सकलैन था, अकरम रजा थे, हारिस खान थे, अरशद खान थे, बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर थे। तो क्या ये जहन में रखते हैं कि भाई हारिस ने अगर 4 आउट कर दिए तो मुझे आज 5 कर दें, या अगर सकलैन ने परफॉर्मेंस दे दी तो मुझ पर ये प्रेशर आ गया? खुदा मैंने कभी सोचा भी नहीं। और ऑनेस्टली मैं बताऊं कि जब अकरम रज़ा आया था उस वक्त थोड़ा सा मुझे झटका ज़रूर लगा था, इसलिए कि मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं उस पर बिलीव रखता हूं कि एक आदमी उधर से बॉलिंग करे, मैं इधर से बॉलिंग करूं, जो अच्छा है वो सामने आ जाए। मैं इस पर बिलीव रखता हूं और जितना मैंने खेला अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा ही खेला जितना खेल सकता था मैं, और मुझे कॉन्फिडेंस दिया कप्तान ने सब। ये जो बात की ना कामरान ने किसी को जहन में, देखें इन्होंने कोशिश ही किसी ने नहीं की। मैं आपको बताऊं ये जितने कप्तान गुजरे पीछे, इन्होंने बैकअप अपने तैयार करने की कोशिश ही नहीं की। उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि बेंच पे आपके पास कोई नहीं बैठा। आज भी मैं कहता हूं यार ये चीज़ें छोड़ के असद शफीक को आप बाहर बिठाते टेस्ट मैच में,
पता तो चलता, पीछे जो बैठे हुए हैं वो पता होता कि असद शफीक अभी बैठा है, उसने ठीक है रन्स नहीं किए थे अपनी जगह, या कोई एक प्लेयर यूँ कि अभी सच्ची बात है कि यंगस्टर कोई ऐसा नहीं है कि बेंच पे बैठ पाए, लेकिन बेंच पे बिठाने के लिए आप सारे कप्तान जितने भी गुजरे हैं उन्होंने कोई कोशिश की? मैं तो नहीं समझता कोई कोशिश की है। तो उसका नतीजा आज आपके सामने, आप बुरी तरह हार भी रहे हैं और कॉम्बिनेशन जो आता है अपनी मर्जी ज़रूर चलाता है, कॉम्बिनेशन बनाता ही नहीं है कि मैं कॉम्बिनेशन बना के खिलाऊं टीम की। और तौसीफ ने बिल्कुल सही बात की कि कोशिश भी नहीं की, क्योंकि श्रीलंका में एक मौका ऐसा था कि जब खिलाया जा सकता था फैसल इकबाल को, जिनको इंतजाम के कवर के तौर पे, बैकअप के तौर पे तैयार किया जाता, वहाँ पे आपने अय्यूब डोगर को खिला दिया, एक मैच खिला के फिर फारिग कर दिया। अभी कोयटा ग्लेडिएटर की बात कर रहे थे कि बहुत सारे प्लेयर्स आया किए, इसी तरह रमीज राजा जूनियर के साथ भी यही किया गया कि कभी उनको ओपन कराया गया, कभी 4 पे खिलाया गया। असद शफीक को ज़बरदस्ती जो है वो T20 का ओपनर बनाने की कोशिश की गई, उससे उनकी टेस्ट की परफॉर्मेंस भी खराब हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिनको आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ साथ लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस को भी दोनों टीमों के कप्तानों ने कप्तानी कैसे की, स्पिनर्स पे क्यों उनको इतना रिलाई नहीं कर रहे, ये जानेंगे चैंपियन ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब से, महमूद हामिद साहब से। ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में, और बहुत से ऐसे पहलू हैं कि जिन पे आज रोशनी डालेंगे अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट के जरिए। तौसीफ भाई, आज जो मैच खेला गया उसमें एक बड़ी ऑकवर्ड सी एक चीज़ हमें नजर आई कि एक तरफ समीत पटेल जो चैंपियन स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, समीत पटेल को बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला। दूसरी जानिब हफीज़ अगर गेंद कर रहे हैं, हफीज़ ने बड़ा अच्छा ओवर किया और उसके बाद उनको बॉलिंग का मौका नहीं मिला। फिर नवाज को भी सिर्फ 2 ओवर कराए गए और दोनों जो इकोनॉमिकल भी रहे। आपको क्या लगता है कि स्पिनर्स पे जो है इस PSL में कप्तानों का जो इन्हिसार है या जो एतमाद है वो कम है? स्पिनर वक्त की ज़रूरत है, स्पिनर के बगैर टीमें चलेंगी ही नहीं। सर हमारा शो नहीं चल पाएगा स्पिनर के बगैर। थोड़ा आप ठहरिए, उसके बाद पिच को आप देखिएगा कितना होता है। बात ये नहीं है, ये कप्तानी पे बड़ा डिपेंड करता है। अब देखें ना, ये मिस्टेक्स बड़ी लेवल पे भी होती हैं। क्या कि आपने 2 ओवर अच्छे करवा दिए, मुझे याद है शुएब मलिक से अच्छे ओवर 2 निकल गए, तो भाई जब उसने कर दिए तो करा दो ना। और ज़रूरी थोड़ी आपका जो मेन बॉलर है उसके लिए इंतज़ार करेंगे आप। आज हफीज़ के साथ भी हुआ, सुमित पटेल को बॉलिंग ही नहीं कराई। तो मतलब ये स्ट्रेटजी कौन बनाता है? वही लोग बनाते हैं ना जो हैं। कप्तान को कोच देता है, सारे तो कोच बैठे हुए। ज़रूर है कि वहाँ की सिचुएशन देखता है, बट आई थिंक देख लो आप कि अगर जो जाहिद महमूद ने बॉलिंग की है, ठीक है उसको मार पड़ गई अपनी जगह है, लेकिन उसने जिस तरह से लाइन रखी हुई थी, थोड़ी भी टर्निंग पिच होती तो बिल्कुल ही ले जाएंगे। जाहिद की तो मार पड़ गई ना, लेकिन दूसरे हफीज तो इकोनॉमिकल रहा है। एक ने 11 रन दिए, एक ने 8 रन दिए। ये समझ से बाहर है, ये समझ से बाहर है। और मेरे ख्याल ये कप्तानी का फॉल्ट है, सच्ची बात है। अच्छा तौसीफ भाई, एक और चीज़ आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि अब तक इस PSL में जो जितने भी मैचेस खेले गए इसमें अब तक 45 या 45 और 46 से अब तक आउट हुए हैं, उसमें से 8 या 9 विकेटें जो सिर्फ स्पिनर ने हासिल की हैं। तो ये भी एक चीज़ नजर आ रही है कि स्पिनर्स पे एतमाद नजर नहीं आ रहा इतना कप्तानों का। नहीं, कप्तानों का है, खिला भी तो रहे हैं, 2-2 खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खेल रहे, खेल जरूर रहे हैं। ये आगे चल के होगा और मैं समझता हूँ कि डोमिनेट कर जाएंगे बाद में स्पिनर, मतलब आगे विकेट्स लेंगे ज़रूर। महमूद, स्पिनर्स जो बॉलिंग कंसल्टेंट हैं वो अगर आप देखें हर टीम के साथ हैं, सईद अजमल लगे हुए हैं, इसके अलावा NCA में अगर हम देखते हैं तो सकलन मुश्ताक की भी खिदमत हासिल की हुई हैं। अभी अरशद खान भी बतौर पेशावर ज़ल्मी के साथ बतौर स्पिनर तो नहीं लेकिन मैनेजमेंट का ज़रूर हिस्सा है। इसके अलावा मुश्ताक अहमद भी लगे हुए हैं। फिर वहाँ से अगर आप देखें बोथा भी मुल्तान सुल्तान के साथ मौजूद हैं। जो स्पिनर्स हैं उनको रखा हुआ ज़रूर है, लेकिन स्पिनर्स पे एतमाद नहीं है। नहीं, स्पिनर्स पे एतमाद अगर आप देखें, पहले जो मैच हुए थे उस पर पिच थोड़ा सा डिफरेंट था। ग्रीन पिच था, फास्ट बॉलर का गेंद निकल रहा था, बाउंस अच्छा था उसके अंदर, तो वहाँ पर आपको फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्म करके दिया ना। आज की जो हम बात करते हैं ना, तो आज मैं समझता हूँ दोनों तरफ से कप्तानी जो है वो नॉट अप टू द मार्क थी बिल्कुल। सोहेल अख्तर को तो मैं बिल्कुल अभी तक वो इतने मेरे ख्याल से 2-3 सीज़न से कर रहा है कप्तानी, लेकिन वाई उसको कप्तान बनाया हुआ है इन्होंने। उसको कप्तानी बिल्कुल नहीं आती, वो एक तो बहुत जल्दी पजल हो जाता है, पैनिक हो जाता है, उसको यही नहीं पता। देखें, जब शॉर्ट फॉर्मेट होता है ना, वहाँ पर अगर आपका कोई नॉन रेगुलर बॉलर ओवर अच्छे कर रहा है तो
आप जल्दी से निकलवाते हो ओवर, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले बाद में आपके मेन बॉलर को भी हिट लग सकती है, तो आप वो टाइम जल्दी से किल करते हो, निकालते हो। तो ये समझने की, ये सोचने वाली बात है। हफीज़ के वहाँ पर एक ओवर के बाद उसको रोक लिया, वहाँ पर मुश्किल आई हुई थी गेल को, गेल उस प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हफीज़ का ड्रिफ्ट बड़ा अच्छा होता है बॉल उस लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए। तो ये सोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह अगर आप सरफराज की कप्तानी को देख लें, अब जाहिद लेग स्पिनर है, एक आध बॉल पीछे गिर जाता है तो आप इतना उसको प्रेशराइज उसको कर दिया, इतना उसको बोला पीछे गिर रहा है, आगे गिर रहा है, ये कर रहा है, उसको करने तो अभी वो खेल कर आ रहा है T20, वहां पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। कॉन्फिडेंस लेवल जब पाकिस्तान टीम से आता है, लड़के का कॉन्फिडेंस यहाँ होता है जब परफॉर्मेंस भी करके आता है, तो आप उसको ऐसा पैनिक, देखो आप बूस्ट करोगे तो लड़का परफॉर्म करेगा। नवाज ने अच्छे ओवर किए, 2 ओवर में उसने 8 रन दिए हुए थे, क्यों नहीं कराई उससे बॉलिंग। आपने शनवारी 4 ओवर में उसने जिस तरह के रन दिए, जिस तरह की उसने हिटिंग खाई है, तो आप क्यों नहीं चांस लिया आपने नवाज से? शायद वहां पर एक ब्रेक थ्रू आपको मिल जाता नवाज से। नवाज विकेट टेकिंग बॉलर है, तो आपकी मतलब कप्तानी में दोनों अच्छा, मैं मुझे यहाँ पे मुझे जो है जल्दी मैं सबक करूंगा। आप बड़े एडवोकेट रहे सरफराज की कप्तानी के, और मोइन खान के साथ जितना आप बचपन के आपके दोस्त रहे, आपके साथ PIA में भी खेले, आप अंडर 19 से एक दूसरे के साथ है, आप उनकी भी साइकी को अच्छी तरह से जानते हैं। नदीम उमर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि क्वेटा ग्लेडिएटर का कप्तान सरफराज रहेगा ताहयात। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से सरफराज कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह लोग तनकीद कर रहे हैं? अभी कामरान ने भी बात की, आप दोनों खुद भी बात कर रहे हैं, आप बड़े एडवोकेट रहे हैं, एडवोकेसी करते रहे सरफराज की कप्तानी की, अब आप भी ये बात कर रहे हैं कि कप्तानी में कुछ गलतियां नजर आई, तो आपको लगता है कि इट्स द टाइम फॉर चेंज? यार देखो, मैं एक बात बताऊँ, कोई भी अगर किसी के लिए अच्छाई की बात करता है, अगर मैं बोलूँ वो बहुत अच्छा किया है, तो सरफराज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। जो गलती करे आप उसको पॉइंट आउट करें, ताकि वो अगली दफा में उसको रेक्टिफाई करे, उसकी गलती कम से कम हो। एक होता है ना कि पॉजिटिव जिसे क्रिटिसिज्म, एक आप वो होता है, और एक होता है कि ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज मैं करे चले जाऊं। जो गलतियां थी वो मैंने पॉइंट आउट की हैं, तो वो अगले मैच में शायद अगर वो मेरी बात सुन रहा हो या समझता हो तो वो उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करे, अगले मैच में ना करे। ये एक डिफरेंट चीज़ होती है। एडवोकेट में हमेशा से रहा हूँ, सरफराज मुझे पसंद था हमेशा से, मेरे अंडर भी खेला है, मेरी कोचिंग में भी रहा है, सो मुझे उसके बारे मुझे पता है कि वो कितना फाइटर है। लेकिन नाउ डेज वो मुझे बहुत ज़्यादा जिसे कहना है फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा है, विकेट के पीछे जिस तरह का एटीट्यूड, तो वो थोड़ा सा उसको ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे कामरान ने भी कहा कि थोड़ा सा उसको अपने आप को थोड़ा सा तामुल मजाजी लानी पड़ेगी, काम डाउन होना पड़ेगा। बिल्कुल काम डाउन। अच्छा, पाकिस्तान की टीम अगर हारती है, दुनिया में कोई भी टीम अगर हारती है, तो कप्तान के साथ साथ कोच को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ कुछ कोच जो है सिलेक्टर को भी कहा जाता है। अच्छा चले, कुछ कोचेज ऐसे हैं फ्रेंचाइज के, बिल्कुल वो साइड हो जाते हैं, सारा मलबा कप्तानी पर आ जाता है। मोइन भाई बड़े जबरदस्त कप्तान रहे हैं, जितनी मेरे प्लेयर से बात हुई उन्होंने काफी मैक्सिमम का ये कहना है कि मोइन खान की कप्तानी में बड़ा मजा आता है खेल के। लेकिन क्या लगता है आपको, मोइन भाई पे बिल्कुल भी बात नहीं, सब सरफराज पे मलबा गिर जाता है? नहीं, मोइन तो बाहर से बता ही सकता है ना सारी चीजें, तो मिसबा भी तो बता ही सकता है, मिसबा को क्यों उड़ाते हैं? एक एटीट्यूड है जो आदमी का है, आदत है, वो खत्म नहीं होती, लेकिन वो वक्त के साथ साथ चेंज करता है। देखें, ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है। ये देखें, लोग बैड, मैं ही नहीं कह रहा, सिर्फ जब पहले भी कहते थे थोड़ा कूल, तो कूल इस तरह होता है। देखिए ना हमारे यहाँ, अच्छा तौसीफ भाई, मुझे वक्त बड़ा महदूद है, कल जो मैच खेला जाएगा जरा उस पर भी बात कर लेते हैं, और इस मौजू को मैं जरा कल मैं कंटिन्यू करूंगा, जरा तफसील से डिस्कस करूंगा। कल जो मैच खेला जाएगा उसमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, और ये वो दोनों टीमें जो अपना पहला मैच हार चुकी हैं। तौसीफ भाई और महमूद हामिद दोनों से पूछेंगे इनकी फेवरेट टीम कौन सी है। आज जरा महमूद भाई को पहले मौका देता हूँ। महमूद भाई, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मेरी ज़ल्मी। यार मैं तो हमेशा गलत हो रहा है, मेरी तो टीम मुझे हरवा देती है, इतना अच्छा खेलने के बाद हरवा देती है। आप अंपायर के साथ मैं भी ज़ल्मी के साथ जाऊंगा। ज़ल्मी आज तौसीफ भाई बहुत सेफ खेले कि दोनों जो है वो ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे। ये आज इन्होंने बड़ा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट दिया है। मैं कामरान की वजह से इस टीम को लाइक करता हूं। चले, कामरान की वजह से जो इन्होंने आज ज़ल्मी को जो है सपोर्ट किया। महमूद भाई की टीम भी ज़ल्मी है, फिर मुझे ही मुल्तान सुल्तान के साथ जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कल कौन सी टीम जो है वो ग्राउंड से फातेह होकर बाहर निकलती है। कल तक के लिए अली सलमान को अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।